तो पेज नंबर हमको जाना है अभी NGT 113 के ऊपर। ओके 111-12 स्मोक हो गया था कोस्टल रेगुलेशन जोन्स। ठीक है, NGT जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने टोटल बैन लगा दिया था फायर क्रैकर्स के सेल के ऊपर NCR में भी, प्लस में कुछ सिमिलर सा बैन लगाया था बाकी बहुत सारे सिटीज़ एंड टाउन्स में, स्पेशली जहाँ पर जो एयर क्वालिटी थी वो बिलो पुअर थी। ओके, अभी जो बैन लगा था ये है 9 नवंबर से और 30 नवंबर तक का, ऑलमोस्ट 21 डेज़ का बैन था। कुछ बाकी डायरेक्शंस भी दिए गए थे NGT के द्वारा कि सभी स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को इनिशिएट करने थे कुछ ड्राइव्स एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एयर पोल्यूशन है इसमें एक पोटेंशियल है कि ये एग्रावेट करेगा कोविड-19 की सिचुएशन को। सिटीज़ और टाउन्स जहाँ पर एयर क्वालिटी मॉडरेट है और बिलो है सिर्फ वहाँ पर ग्रीन क्रैकर्स अलाउ किए गए थे, और जो टाइमिंग्स दी गई थी दिवाली पर, छठ पूजा पर, न्यू ईयर, क्रिसमस ईव के ऊपर वो बताया गया था कि सिर्फ 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होगा जहाँ पर आप क्रैकर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफाई किया हो आपके अपने स्टेट ने। कुछ इशू क्या था, ट्रिब्यूनल ने अपना एक्सपेंड किया था अपना एम्बिट ऑफ हियरिंग केसेस। एम्बिट का मतलब होता है अपनी बाउंड्री, तो उन्होंने जो केसेस थे पोल्यूशन को लेकर के उनको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दिया था, ज़्यादा केसेस की पटिशन्स को सुना था उन्होंने। स्पेशली अभी फोकस था, दिवाली थी रिसेंट पास्ट में ही गई है अभी, तो उस समय जो फायर क्रैकर्स के कारण जो पोल्यूशन होता है, जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को मिला करके एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग और फायर क्रैकर के बैन के रिगार्डिंग नोटिस इशू किए थे। तो ऐसे मेजर्स की ज़रूरत क्यों होती है, तो ट्रिब्यूनल हैज़ गिवन प्राइमेसी टू द प्रिकॉशन प्रिंसिपल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओवर एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू लॉसेस। वो ये कहना, ये लाइन बड़ी अच्छी है, ठीक है, ऐसी लाइन आपको याद होनी चाहिए, ऐसे इस तरह के कीवर्ड्स आपके पास होने चाहिए। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को, सावधानी को उन्होंने प्राथमिकता दी है, प्राइमेसी प्राथमिकता दी है किस चीज़ के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर प्रिकॉशन को उन्होंने प्राथमिकता दी है किस चीज़ के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू लॉस को। कुछ स्टेट्स ने बोला था कि एम्प्लॉयमेंट क्या नुकसान होगा, रेवेन्यू का नुकसान होगा, इतने सारे हज़ारों करोड़ों का बिजनेस होता है, पर NGT ने बोला कि देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है कि जो इम्पैक्ट है कोविड-19 का बिकेम क्लियर इन मार्च में क्लियर हो गया था, तो ऐसा कुछ खतरा था कि ये विंटर में बढ़ेगा, ठीक है, तो केसेस विल सर्ज ड्यूरिंग द विंटर के टाइम केसेस बढ़ेंगे। इट वाज इनकम्बेंट ऑन द सेंटर टू वर्क विद स्टेट्स एंड रेजोल्यूटली प्रिवेंट बर्निंग ऑफ फार्म स्टबल अहेड ऑफ दीपावली। तो दीपावली से पहले स्टबल बर्निंग को रोक पाना तो ऑब्वियसली सेंटर के हाथ में था ही नहीं। ये एक एनुअल फिनोमिना है, यानी कि साल में एक बार होने वाला फिनोमिना होता है, और इसके कारण स्पेशली जो एयर होती है नदर्न और ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर उसमें बहुत सारा नुकसान होता है उसके कारण। तो व्हाट एल्स नीड्स टू बी डन नाउ, अभी तो सिर्फ डैमेज कंट्रोल ही पॉसिबल है, ठीक है, कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए फायरवर्क इंडस्ट्री के अंदर। हालांकि जो स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु, जहाँ पर 90% क्रैकर्स जो होते हैं फायर क्रैकर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको बहुत बड़ा एक कंसर्न रहा है, उनका एक मुद्दा रहा है कि इंडस्ट्री का भविष्य इस चीज़ को पर डिपेंड करता है कि कैसे NGT अलाउ करेगा फायर क्रैकर का, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर्स ने क्लेम किया है कि तकरीबन जो आउटपुट है वो ऑलमोस्ट 2300 करोड़ के आसपास का है। इसलिए उन्होंने कहा है कि एक ट्रांसपेरेंट कंपेंसेशन स्कीम होनी चाहिए वर्कर्स के लिए, एक सूटेबल रिलीफ होना चाहिए प्रोडक्ट्स का, ये बहुत नेसेसरी है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस माइट लाई इन ब्रॉड बेसिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द शिवकाशी रीजन, जहाँ पर जो रिलायंस है वो फायर क्रैकर्स के ऊपर जो रिलाई करते हैं वो चीज़ें रिड्यूस होती जा रही है। मतलब इसका ज़रूरी नहीं है जानना, बेसिक ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक का लॉस का आपको एग्जांपल मिल गया। तमिलनाडु में 90% फायर क्रैकर्स बैन होते हैं, NGT ने बैन क्यों किया, क्योंकि प्राइमेसी कंसर्न दिखा दिया उन्होंने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उन्होंने प्रायोरिटी के ऊपर रखा है। तो ये बातें जानने की हैं। कंक्लूजन की अगर बात करें तो 148 डेज ऑफ पुअर टू सीवियर एयर क्वालिटी ड्यूरिंग 2019, पिछले साल तकरीबन 150 दिन ऐसे थे जहाँ पर जो एयर क्वालिटी थी वो पुअर से सीवियर होती चली गई थी NCR के अंदर स्पेशली, डाउन फ्रॉम 206 डेज इन द प्रीवियस ईयर, और उससे पहले 2018 में 206 डेज थे। बहुत सारी दूसरी सिटीज़ भी है जिनका सिमिलर सा ही प्रोफाइल है, लेकिन उनको इतनी अटेंशन नहीं मिलती क्योंकि दिल्ली NCR क्या है, कैपिटल है, और यहाँ पर एक इंटरनेशनल कंसर्न रहता है, इंटरनेशनल आई में रहती है, नज़रों में रहती है। ये 40% जो पॉल्यूशन है वो लिंक्ड है डेथ्स एट्रीब्यूटेड टू द बैड एयर क्वालिटी in leading emerging economies and some evidences from the US on higher COVID-19 mortality in higher populated areas. It is time that government showed a sense of accountability on the right to breathe clean air. Right to breathe clean air के ऊपर मैंने जनवरी में भी एक टॉपिक आपको कंप्लीट करवाया था और इसमें कुछ था नहीं इतना, नेवर माइंड।
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, GRAP। ग्रेडेड जब वर्ड आ जाता है ना, तो ग्रेडेड का मतलब होता है आप सेक्शन वाइज डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि ये स्मॉल है, ये मिड है, ये लार्ज है, इसको बोलते हैं ग्रेडेड अप्रोच। ठीक है। तो जब हम लोग ग्रेड के अंदर चलते हैं तो A+ होता है, फिर A होता है, फिर B+ होता है, फिर B होता है, फिर C+ होता है, फिर C। ये ग्रेड्स होते हैं ना, मतलब ये होता है कि छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस चीज़ को ग्रेडेड अप्रोच बोलते हैं। तो जो एयर क्वालिटी है दिल्ली और नोएडा में, वो सीवियर कैटेगरी में ही रह रही है 6th कॉन्जिक्यूटिव डेट तक। सो एक नई फॉर्म्ड कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर, जिनका एक इंटरिम मेजर है। उन्होंने CPCB को पावर दे दी है ऑपरेशनलाइज करने के लिए कुछ मेजर्स अंडर GRAP, ग्रैप ऑन एयर पोल्यूशन। अब ग्रैप क्या है? ये कुछ इमरजेंसी मेजर्स हैं, ठीक है, जिनको एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन की एयर की क्वालिटी क्या है। और ग्रैप को अप्रूव किया था सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में। इस प्लान को प्रिपेयर किया गया है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी के द्वारा, जो कि प्रिवेंशन और कंट्रोल का भी काम करती है। ठीक है, ये एक इमरजेंसी मेजर के ऊपर है। ठीक है, जब एयर क्वालिटी शिफ्ट हो जाती है पुअर से वेरी पुअर, तब इसमें जो मेजर्स लिस्टेड होते हैं उनको फॉलो किया जाता है इंक्रीमेंटल इन नेचर, मतलब कि फिर वो बढ़ते चले जाते हैं। ओवरऑल प्लान क्या है इनका? ओवरव्यू प्लान का, इस प्लान में एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है 13 डिफरेंट एजेंसीज़ का, जो कि दिल्ली में है, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में, जो कि डेफिनेटली NCR एरियाज। अब आप ये मत सोचना कि पूरे के पूरे स्टेट NCR है, नहीं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान के अंदर सेक्शंस हैं जो NCR का पार्ट है। ठीक है, तो इनको NCR एरियाज बोला जाता है। एट द हेड ऑफ द टेबल वो है EPCA, जिनको मैंडेट करता है सुप्रीम कोर्ट। और बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ एनी मेजर्स EPCA। अब EPCA क्या होगा, ये ऊपर मैंने पढ़ा ना, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी, ये है EPCA। तो इस पूरी टेबल के हेड के ऊपर ये अथॉरिटी है EPCA भी, इनको मैंडेट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब किसी भी तरह का मेजर लगाने से पहले EPCA एक मीटिंग करेगा उन रिप्रेजेंटेटिव के साथ, सभी NCR स्टेट के। ठीक है, फिर एक कॉल ली जाएगी कि भाई कौन से एक्शंस लिए जाने चाहिए, कौन से एप्लीकेबल है, कौन से टाउन के अंदर। अभी जो कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेटअप थ्रू द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज 2020 इन अक्टूबर दिस ईयर। अभी ये अक्टूबर में बना है। कमीशन सुपरसीड करेगा सभी बॉडीज़ को, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के। यानी कि ग्रैप का सिंपल सा एक मतलब ये है कि भाई जब सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, इमरजेंसी का टाइम आ जाएगा, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए जितनी भी बॉडीज़ के पास पावर होती है, उन सब की पावर को सुपरसीड करके एक नई पावर चली जाएगी, किसके पास? EPCA के पास। क्योंकि अब इमरजेंसी, अब जो मेजर्स लिए जाएंगे अब EPCA लेगा। ठीक है, और इसके पास पावर होती है, डायरेक्शन देता है स्टेट गवर्नमेंट्स को भी। और एयर पोल्यूशन से लेकर, एयर पोल्यूशन के केस के अंदर इसके पास पावर दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। कॉम्पोजिशन की बात करें, परमानेंट बॉडी है, ठीक है, ओवर 20 मेंबर्स, 20 से ज़्यादा होते हैं। चेयरपर्सन जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, सेक्रेटरी या फिर चीफ सेक्रेटरी की रैंक के। अब देखो, ये होती हैं पोजीशंस जहाँ पर आप काम करते हो एक्चुअल में जाके फ्यूचर में। अब सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी सब नहीं बन पाते, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये वही लोग बन पाते हैं जो अपनी एबिलिटी के ऊपर एंड तक काम करते रहते हैं। ये लोग वो नहीं होते जो सिर्फ UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ाई करते हैं। ये पढ़ाई करते हैं जिनको आगे बहुत काम करना होता है। तो अप्रोच में डिफरेंस होता है, इसलिए उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ IAS बनते हैं और IAS बनकर ही रिटायर हो जाते हैं। इसका जुरिस्डिक्शन की बात करें तो इसको बहुत एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दिया जाएगा NCR के ऊपर। कुछ एरियाज़ होंगे हरियाणा, पंजाब, UP, राजस्थान, स्पेशली एयर पोल्यूशन को लेकर के। ठीक है, और ये CPCB और ISRO इन सब के साथ काम करेगा अदर देन रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस मिल गया है। मध्य प्रदेश में है पन्ना नेशनल पार्क, उनको डिक्लेयर कर दिया गया है यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को को जो रिकॉग्निशन है उसने साइट किया है PTR को एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के तौर पर। बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। हर साल यूनेस्को अपॉइंट करता है नए बायोस्फीयर रिजर्व्स और रिमूव कर देता है बाकियों को, ताकि उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है उसके कंजर्वेशन को प्रमोट किया जाए, मैन और एनिमल के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन सबको रिजॉल्व किया जाए उसी साइट के ऊपर, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका सस्टेनेबल यूज़ प्रमोट किया जाए। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम MAB क्या है? आइडिया जो है बायोस्फीयर रिजर्व का, ये इनिशिएट किया गया था यूनेस्को के द्वारा ही 1974 में अंडर मैब मतलब मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसका ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना, ठीक है, प्लस में जो बायोस्फीयर्स है उनका कंजर्वेशन भी करना।
1971 में इसको लॉन्च किया गया था यूनेस्को के मैप को, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है। इसका एम है एक साइंटिफिक बेसिस बनाना, किस लिए, पीपल और उनके एनवायरनमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना। मैप में होते हैं नेचुरल और सोशल साइंसेज होते हैं, इकोनॉमिक्स होता है, एजुकेशन होता है, जो इम्प्रूव करता है ह्यूमन की लाइवलीहुड्स, और जो इक्विटेबल शेयरिंग होती है बेनिफिट्स की। क्यों? ताकि नेचुरल और मैनेज इकोसिस्टम्स होते हैं इन सबको सेफगार्ड कर सकें। इससे क्या होगा, हम लोग इनोवेटिव अप्रोच को प्रमोट कर पाएंगे, किस लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो कि अपने आप में सोशली और कल्चरली अप्रोप्रिएट भी हैं और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी हैं। इसी के अंडर दिस प्रोटेक्शन ग्रांट की जाती है सिर्फ फ्लोरा को ही नहीं, फोना को भी, उस रीजन के। फ्लोरा फोना तो आपको पता होगा, प्लांट्स और एनिमल्स, बट ऑल्सो टू ह्यूमन कम्युनिटीज़। तो इनके अलावा ह्यूमन कम्युनिटीज जो वहाँ पे सेटल होते हैं, ट्राइबल रीजन्स होते हैं, या फिर कोई SC ST भी होते हैं, मतलब और भी हो सकते हैं, उन सबको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट जो इंडिया का रिजर्व है इस यूनेस्को की लिस्ट में, वो था तमिलनाडु का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ईयर 2000 में। पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। ये विंध्या माउंटेन रेंज के अंदर है, नदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। केन रिवर जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है त्रिपुत्री बोल रहा हूँ मैं वो भी इसी रिजर्व के थ्रू फ्लो करती है। जो रीजन है ये फेमस है पन्ना डायमंड माइनिंग के लिए। केन बेतवा रिवर का जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ये भी इसी टाइगर रिजर्व में लोकेटेड है। US और क्लाइमेट आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प। पहले ये जान लेते हैं पेरिस एग्रीमेंट क्या है। ईयर 2015 के अंदर पेरिस में एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, जहाँ पर बात की गई थी कि ये जो राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर है ना, इसको विदिन 2 डिग्री सेल्सियस को और नीचे लाके आया जाएगा, ठीक है। टारगेट था, ये पॉसिबली अचीव नहीं किया जा सकता जब तक यूनाइटेड स्टेट्स का पार्टिसिपेशन ना हो, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट जो है वो अभी भी वर्ल्ड के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का आफ्टर चाइना। तो US का रोल क्या था? पेरिस एग्रीमेंट का जो टारगेट था उसमें था कि US जो है वो रिड्यूस करेगा अपने एमिशंस को बाय एटलीस्ट 1.5 बिलियन टन्स नेक्स्ट 1 डेकेड में, और होपफुली उससे ज़्यादा कर लेगा। लेकिन ज़्यादा क्रूशियल ये था कि US के पास क्लाइमेट फंड्स को मोबिलाइज करने की पावर है, पर्टिकुलरली प्राइवेट कॉरपोरेशन से, ठीक है, क्योंकि जो टारगेट है वो है ओवरऑल 2 डिग्री सेल्सियस को के आसपास का एवरेज होता है ये, ठीक है, इसको नीचे लेके आना। $100 of billions रिक्वायर्ड है इस चीज़ के लिए, ठीक है, लो कार्बन इकॉनमी के लिए। अब US की एब्सेंस होना अपने आप में इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक ह्यूज सेटबैक है। तो जब इसका क्या इम्पैक्ट हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके रिगार्डिंग कुछ बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में कहा था कि ये जो क्लाइमेट चेंज है इट्स अ हॉक्स, ठीक है, यानी कि हवाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को बहलाया फुसला जा रहा है, ठीक है। और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि पेरिस एग्रीमेंट से वो वॉकआउट कर जाएंगे। उन्होंने सिंपली ये कहा था कि देखो यार, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया और चाइना, इनको हम पैसा क्यों दें। उन्होंने कहा था कि इंडिया भी बहुत सारा एमिशन करता है, चाइना करता है, और हमसे आप इतना पैसा मांग रहे होते हो, सिंस हमारी इकॉनमी इतनी बड़ी है कि तो हम इतना पैसा क्यों दें, हम तो कर ही नहीं रहे इतना एमिशन। उन्होंने ये सब बातें कही थी। Many of his other decisions during the presidency on coal and clean energy were also seen to be deeply detrimental to the climate objectives. उनकी प्रेसिडेंसी के पूरे काल के दौरान बहुत सारे उनके ऐसे डिसीजंस थे, ऐसे निर्णय थे जो कोल और एनर्जी को लेकर के काफ़ी डिट्रीमेंटल रहे हैं। डोमेस्टिक जॉब्स को प्रमोट करने के लिए और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए और डायरेक्टली प्रमोट करने के लिए फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जिनके कारण वर्ल्ड को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। इसमें इंक्लूड होता है रिवर्सिंग 2015 ऑर्डर मैंडेटेड द US फेडरल गवर्नमेंट एजेंसीज टू रिड्यूस देयर ओन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 40% इन 10 ईयर्स कंपेयर टू 2008 में जो लेवल था ग्रीन हाउस गैसेस का US के अंदर, उसके मुकाबले 2015 के अंदर जो था, तो US को टारगेट दिया गया था कि 2015 से 2025 तक आने वाले 10 साल में उनको अपने ही कंट्री के 40% गैस एमिशंस को रिड्यूस करना है। ये भी एक ऐसा ऑर्डर था US की फेडरल गवर्नमेंट का जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था। अब क्या होगा, बाइडन जैसे ही प्रेसिडेंसी एज्यूम करेंगे तो US का एक्सपेक्टेड है कि एक दोबारा से इस पॉलिसी के थ्रू वो जाएंगे और दोबारा से वो इस चीज़ का पार्ट बन जाएंगे, क्योंकि जो बाइडन ने ये प्रॉमिस किया है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर डीम्ड फॉरेस्ट्स एंड व्हाई द कर्नाटका गवर्नमेंट वांट्स टू डीक्लासिफाई सम। इसको जानने के लिए पहले आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। एक केस था तमिलनाडु गोदावरमन थिरुमलपद 1996 का एक केस था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक डेफिनेशन एक्सेप्ट की थी फॉरेस्ट के रिगार्डिंग। तो उन्होंने कहा था कि जो वर्ड फॉरेस्ट है ना, इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए जो इसका डिक्शनरी मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग। तो उसकी डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट एरिया कौन सा आता है,
जो भी स्टैट्यूटरली रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट है, यानी कि कानून के द्वारा पास किया गया अगर कोई भी ऐसा फॉरेस्ट है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, या फिर वो डेजिग्नेटेड है, या फिर वो रिजर्व्ड है या प्रोटेक्टेड है, या फिर वो कोई भी ऐसा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के सेक्शन 2 में आता है, वो सारे के सारे फॉरेस्ट कहलाएंगे। प्लस में इन्होंने कुछ ऐसा भी एरिया इंक्लूड किया था जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर है, इर्रिस्पेक्टिव उसकी ऑनरशिप किसके पास है, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो भी फॉरेस्ट एरिया में ही आएगा। ठीक है, ये हुआ था, ये होता है फॉरेस्ट की डेफिनेशन। अब ये डीम्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं? जब ये जजमेंट आया था, केस आया था, उसके बाद एक कमेटी बैठाई गई थी, एक्सपर्ट्स की कमेटी कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। उन्होंने आइडेंटिफाई किया था डीम्ड फॉरेस्ट को कि ये वो लैंड है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फॉरेस्ट है, इररेस्पेक्टिव उसकी ऑनरशिप किसके पास है। तो उसमें 4 चीज़ें थी। थिकली वुड एरियाज़ थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, जो हैंड ओवर नहीं किए गए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। थिकली वुड एरियाज़ थे जो रिकमेंड किए गए थे कि वो हैंड ओवर किए जाएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। थिकली वुड लैंड था जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उनके ग्रांटीज़ को, लेकिन कल्टीवेट नहीं किया गया था। थिकली वुड प्लांटेशंस थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। ये सारे के सारे जो थे ये डीम्ड फॉरेस्ट थे। अब ये एरिया टोटल जितना ये नीचे बताया गया था, ये सब मिला करके बनता था कुछ 9.94 लाख हेक्टेयर्स ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट स्टेट में। ठीक है, नियरली 67% हैंडेड ओवर टू। अब बात क्या चल रही है, कर्नाटका गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इस 9.94 में से 6.64 जो कि ऑलमोस्ट 67% बन जाएगा, वो इतना लैंड वो हैंड ओवर करना चाहते हैं अपने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को। बैकग्राउंड की बात करें तो जो इशू है ये डीम्ड फॉरेस्ट का, ये अपने आप में बहुत कंटेंशियस रहा है, यानी कि हमेशा से विवादों में घिरा रहा है। कर्नाटका के अंदर जो लेजिस्लेटर्स हैं, कानून बनाने वाले हैं अक्रॉस दीज पार्टी लाइंस, वो हमेशा से एलीज करते आए हैं, एक बात उठाते आए हैं, एक इल्ज़ाम लगाते आए हैं कि बहुत सारा लार्ज अमाउंट का जो एग्रीकल्चर और जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है उसको अनसाइंटिफिकली क्लासीफाई किया हुआ है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि ये इतने लैंड को अभी डीक्लासीफाई कर देंगे। इस अनाउंसमेंट के बाद अब कर्नाटका गवर्नमेंट क्या करेगा, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज़ जो है वो इंडिया में आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर। ठीक है, और इसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता है सुप्रीम कोर्ट, जब से उन्होंने 1996 का एक अपना जजमेंट दिया था। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट को अब क्लियरेंसेस चाहिए होंगे सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, अगर वो किसी क्लासिफाइड लैंड के ऊपर कुछ चेंजेस करना चाहता है। फाइन। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग हुई थी, एक्सपो हुआ था, 3rd था ये मीटिंग। ठीक है, और इंडिया की तरफ से इसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी ने ऑर्गेनाइज किया था। थीम था इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। ऐसे टॉपिक में से हमें क्या लेना होता है, हमें बस ये कंटेंट चाहिए होता है इंडिया परफॉर्म कैसा कर रहा है एनर्जी के फ्रंट पे। कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं। ऐसे टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और ऐसे टॉपिक मेन्स के, और ऐसे टॉपिक के ऊपर आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन में लिखने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। इंडिया की रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी जो है वो 4th लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, और अभी तक अगर देखें तो मेजर कंट्रीज में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है। इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी जो है करंटली 136 मेगावाट है, जो कि टोटल कैपेसिटी के ऑलमोस्ट 36% है। हमारी एनुअल रिन्यूएबल कैपेसिटी में जो एडिशन है वो एक्सीड कर रहा है किससे, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर थी सिंस 2017, उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। पिछले 6 सालों में इंडिया ने इंक्रीज़ किया है इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2.5 टाइम्स। ठीक है, ओवरऑल इंडिया ने दिखाया है वर्ल्ड को कि इन्वेस्ट करना रिन्यूएबल एनर्जी में अर्ली टाइम के ऊपर, जो कि अपने आप में अफोर्डेबल नहीं है, इस स्केल के ऊपर अचीवेबल है, जिसके कारण बहुत सारी जो कॉस्ट होती है वो बचाई जा सकती हैं। साउंड एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ कैन ऑल्सो बी साउंड इकोनॉमिक्स। बड़ी अच्छी लाइन है भाई ये। ठीक है, साउंड एनवायरमेंट पॉलिसीज़ कैन ऑल्सो बी साउंड इकोनॉमिक्स, कीवर्ड है ये आपके मेंस का आंसर राइटिंग का। एक ब्यूटीफुल ब्लू टाइड स्पॉट किया गया है मुंबई की कोस्ट लाइन के पास, आप लोगों को पता होगा, ये न्यूज़ में चल रहा था, हर जगह आ रहा था। इस तरीके से एक ब्लू टाइड देखने को मिला था। ये क्या है, एक फ्लोरेसेंट ब्लू ह्यू देखने को मिला था। ठीक है, जिसको पॉपुलरली बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। रिसेंटली ये मुंबई के जुहू बीच के पास देखने को मिला था, और देवगढ़ बीच के पास सिंधु दुर्ग में महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन के पास। बैकग्राउंड की थोड़ी सी बात करें तो बायोल्यूमिनेसेंस जो है ये इसका एक एनुअल अकरेंस होता है, यानी कि साल में एक बार ऐसे अकर होता है अलोंग द वेस्ट कोस्ट लाइन सिंस 2016 से ये होता आ रहा है, स्पेशली नवंबर दिसंबर के मंथ्स के अंदर। क्यों होता है, वाई इज इट कोज्ड? स्पेक्टिकल अकर्स व्हेन फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक मरीन प्लांट्स होते हैं। ये आप लोगों ने एनवायरनमेंट सेक्शन में पढ़ लिया होगा, अब तक नहीं पढ़ा है तो आप लेट हो। कॉमनली इनको बोलते हैं डाइनोफ्लैगलेट्स। ठीक है, ये थोड़ी सी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल रिएक्शंस होता है इनके प्रोटीन्स के अंदर, उसके कारण अब जो वेव होती हैं वो डिस्टर्ब करती हैं इन यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और इनको एंड मेक्स देम कि ये लाइट को रिलीज़ करें।
जो मेन फैक्टर है इसकी अकरेंस का, ये हो सकता है यूट्रोफिकेशन, यानी कि रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन दी वाटर। इसके कारण फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं बहुत ही डोमिनेंट हो जाते हैं। डेंजरस क्यों है? अब ये स्पेक्टिकल जो है ये दिखने में बहुत खूबसूरत हो सकता है, बट इट मे बी अ सिग्नल ऑफ डेंजर। बहुत सी स्पीशीज़ जो है इस ग्रुप की वो टॉक्सिक होती हैं। डाइनोफ्लैगेलेट्स रिप्रोड्यूस रैपिडली, बहुत रैपिड अमाउंट के अंदर ये रिप्रोड्यूस करते हैं, और दे में कॉज द सो कॉल्ड रेड टाइड्स। इस पीरियड के अंदर जो भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, फिश वगैरह होते हैं, ये फीड करते हैं डाइनोफ्लैगेलेट्स के ऊपर, और वो टॉक्सिक हो जाते हैं क्योंकि वो हाई अमाउंट के अंदर टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन सब से। अब ये डेंजरस है इनको खाना, ठीक है, टू ईट सच सी एनिमल्स, क्योंकि जो टॉक्सिन्स होते हैं उनमें बहुत सारे अनप्लेजेंट इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कुछ तो हमारे जो बॉवल सिस्टम होता है उसको इरिटेट कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, और बाकी न्यूरोटॉक्सिन्स वगैरह हो सकते हैं, हमारी मेमोरी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे कि सी स्पार्कल, ठीक है, ये टॉक्सिक नहीं होते, बट इनका जो दूसरे अनप्लेजेंट इफेक्ट्स ज़रूर हो सकते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को फर्स्ट TX2 अवार्ड मिल गया है। TX2 का मतलब होता है कि टाइगर इंटू 2, अभी समझ में आ जाएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि यूपी के अंदर है, इनको फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड मिला है अमंग 13 टाइगर रेंजिंग कंट्रीज हैविंग डबल्ड द नंबर ऑफ टाइगर्स इन लेस देन स्टिपुलेटेड टाइम। यानी कि टारगेट बनाया गया था कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर टाइगर का जो काउंट है उसको डबल कर दिया जाए, यानी कि TX2, T इंटू 2। तो उसके अंदर 13 टाइगर रेंजिंग कंट्रीज़ में पीलीभीत को फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड मिल गया है। 2014 में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ने एस्टिमेट किया था कि 25 टाइगर जो है पीलीभीत के अंदर 2018 में एस्टिमेशन ने दिखाया था कि जो वो काउंट है वो इंक्रीज़ होकर 65 हो गया है। कंजर्वेशन एक्सलेंस अवार्ड 2020 का ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया स्ट्रेडलिंग द इंडिया भूटान बॉर्डर, उसको भी मिला है TX2 कंजर्वेशन एक्सलेंस अवार्ड 2020। अभी ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया जो है TRAMCA, इसमें होता है 500 स्क्वायर किलोमीटर का मानस नेशनल पार्क असम में, और 1057 स्क्वायर किलोमीटर का रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान में। TX2 क्या है? एक ग्लोबल अवार्ड है, ठीक है, जिसको 2010 में सेटअप किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग में, रशिया में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो कि टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, देखो ये मेन इसमें प्रीलिम्स में आपका ऑप्शन आ सकता है। वर्ल्ड वाइड WWF, UNDP, IUCN, ग्लोबल टाइगर फंड, कैट्स और लायंस शेयर, ये सारे मिल करके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। इंडिया में टाइगर को कंजर्व करने के लिए कौन से एफर्ट्स चलाए जा रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट आंसर है आपके पास लिखने के लिए, पूरा क्वेश्चन बन सकता है मेंस का इसके ऊपर। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उन्होंने लॉन्च किया था M-Stripes, मॉनिटरिंग सिस्टम है टाइगर्स के लिए, एक मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए। पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुआ था 2010 में, लीडर्स थे 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ के, उन्होंने रिजॉल्व किया था कि डू मोर फॉर द टाइगर एंड एम्बार्क किए थे कुछ एफर्ट ताकि वो टाइगर की जो काउंटिंग है उसको डबल किया जाए, और उसी का पॉपुलर स्लोगन था TX2। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव प्रोग्राम है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, यूजिंग इट्स प्रेजेंस एंड कन्वीनिंग एबिलिटी, इसके कारण ग्लोबल पार्टनर जो थे, अब देखो ये बड़ा अच्छी लाइन है कि वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंस और कन्वीनिंग एबिलिटी के कारण ग्लोबल पार्टनर्स को इस टाइगर एजेंडा को स्ट्रेंथन करने के लिए एक साथ लाया गया। तो आप कहीं पर ऐसे में कहीं लिख सकते हो कंक्लूजन में कि वर्किंग विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक यूजिंग देयर प्रेजेंस एंड कन्वीनिंग एबिलिटी दे कैन हेल्प इन ब्रिंगिंग क्लोजर द ग्लोबल पार्टनर्स टुगेदर टू स्ट्रेंथन द, यहाँ पर टाइगर एजेंडा है, वहाँ पर आप डैश में करके फलाना एजेंडा, रिन्यूएबल एनर्जी का एजेंडा, क्लाइमेट चेंज एजेंडा, एजुकेशन एजेंडा, पॉवर्टी एजेंडा। बड़ी अच्छी लाइन है ये, देखो मैंने आपको बता दी है। ओवर द ईयर्स जो इंस्टीट्यूशन है उसने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है इटसेल्फ, अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल GTIC, जिसके अपने आप में 2 आर्म्स हैं, GTF और GSL-EPP। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में, ठीक है, हैज़ ग्रोन मोर टू 50 रिजर्व्स अमाउंटिंग टू ऑलमोस्ट 2.2% ऑफ द कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया। ओके, ब्राउन कार्बन टारबोल्स मिले हैं हिमालयन के एटमॉस्फेयर के अंदर। अब टारबोल क्या होते हैं? छोटा छोटा काला काला से एक आपको कुछ देखने को मिलेगा। अब टार आप समझते होंगे, अभी तक पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा समझ में आ जाएगा। एक स्टडी हुई थी, टारबोल्स मिले हैं उसके अंदर हिमालय के तिब्बतन प्लेटू के अंदर। जो परसेंटेज है टारबोल्स का वो इंक्रीज़ होता है ऑन डेज ऑफ हायर लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन, और इसके के कारण जो ग्लेशियल मेल्ट होता है, जो हमारे ये ग्लेशियर्स का मेल्ट होना होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। हैस्टन मतलब तेज़ हो जाना, और ग्लोबल वार्मिंग होती है वो भी थोड़ी सी तेज़ हो जाती है।
टारबोल छोटे से लाइट एब्जॉर्बिंग और कार्बोनेशियस पार्टिकल्स होते हैं जो कि बायोमास के बर्निंग के कारण बनते हैं या फिर फॉसल फ्यूल्स का बर्निंग होती है जो डिपॉजिट हो जाते हैं स्नो और आइस के ऊपर। अब इसके कारण ग्लेशियर्स का जो मेल्टिंग होती है वो थोड़ी सी तेज़ जाती है। ठीक है, ये ब्राउन कार्बन से बनते हैं जो कि फॉसल फ्यूल की बर्निंग के टाइम पर एमिट होते हैं। आते कहाँ से हैं ये टारबोल जो एमिट होते हैं किसी भी बायोमास के बर्निंग के इंडो गैंजेटिक प्लेन के अंदर, वहाँ से ये बन जाते हैं। कंसर्न क्या है, देखो टारबोल्स जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज फ्रॉम द लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं हमारे क्लाइमेट के इफेक्ट के लिए, एंड दे वुड कॉरस्पॉन्ड टू ए सस्टेनेबल सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस ऑन द ग्लेशियर मेल्टिंग, वही ग्लेशियर को मेल्ट करने में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। आगे हमारे पास आता है व्हाट इज़ महाजन कमीशंस रिपोर्ट ऑन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट। तो पहले इसका जेनेसिस देख लेते हैं। 1948 के अंदर जो बेलगांव म्यूनसिपैलिटी थी उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस एरिया के अंदर जो मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन है इसको इनकॉर्पोरेट कर दो महाराष्ट्र स्टेट के साथ। ये 1948 की बात है। हालांकि जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 का, उन्होंने स्टेट को डिवाइड किया था लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस के ऊपर। उन्होंने क्या किया, बेलगांव और जो 10 तालुका थे बॉम्बे स्टेट के, इनको हिस्सा बना दिया था मैसूर स्टेट का, जिसको बाद में रीनेम कर दिया था कर्नाटका 1973 में। जब बॉर्डर्स का डिमार्केशन हो रहा था, यानी कि दोबारा से इनकी लाइंस वगैरह ड्रॉ की जा रही थी, तब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कमीशन ने इन तालुकाज को कन्नड़ स्पीकिंग पॉपुलेशन के साथ मैसूर के अंदर, उस समय इन्होंने बोला कि कन्नड़ स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो 50% से ज़्यादा है, तो इन एरियाज़ को वहाँ पे मर्ज कर देते हैं। अब ओपोनेंट्स जो थे उन्होंने इस रीजन के इंक्लूजन के ऊपर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट किया, ठीक है, और वो कॉन्टीन्यूसली आर्ग्यू कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जो मराठी स्पीकिंग ओपोनेंट्स हैं वो उस एरिया में 1956 के टाइम से ही लेकर के जो लोग कन्नड़ बोलते हैं उनसे ज़्यादा हैं, तो मराठी का जो एरिया है वो कन्नड़ से ज़्यादा है, मराठी बोलने वाले कन्नड़ बोलने वाले ज़्यादा हैं, तो इनको महाराष्ट्र में इनकॉर्पोरेट किया जाए। सितंबर 1957 में बॉम्बे गवर्नमेंट ने अपनी डिमांड को सामने रखा। उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया सेंटर के साथ, जिसके कारण कमीशन बना था, महाजन कमीशन बना था, और उस समय के जो चीफ जस्टिस थे मेहर चंद महाजन, अक्टूबर 1966 के अंदर उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। अब कमीशन की रिपोर्ट आई थी अगस्त 1967 में। इन्होंने कहा था कि 264 विलेजेस थे वो ट्रांसफ़र कर दो महाराष्ट्र को, जो कि 1960 में बन गया था, और बेलगांव प्लस 247 विलेजेस थे ये रहने दो कर्नाटका के साथ। बाद में क्या डेवलपमेंट्स हुई, महाराष्ट्र ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये बहुत ही बायस्ड है, इलॉजिकल है, और उन्होंने इसका दोबारा रिव्यू करने की डिमांड की। कर्नाटका ने इस रिपोर्ट को वेलकम कर लिया था और हैज़ एवर सिंस कॉन्टिन्यूड टू प्रेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन। वो कह रहे हैं कि इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होता रहे, ऑल्दो दिस हैज़ नॉट बीन फॉर्मली डन बाय द सेंटर। सेंटर ने अभी तक इस कमीशन के ऊपर कुछ एक्ट नहीं किया है। महाराष्ट्र आज भी क्लेम करता रहता है 814 विलेजेस अलोंग दी बॉर्डर एज वेल एज बेलगाम सिटी के, जो करंटली कर्नाटका का ही पार्ट चल रहे हैं। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं महाराष्ट्र की, उन्होंने डिमांड किया है कि इस पर्टिकुलर एरिया का ये जो बेलगांव और ये जो 814 विलेजेस थे इन सबको इंक्लूड किया जाए महाराष्ट्र के अंदर। और जिस क्लेम को कंटेस्ट कौन कर रहा है, कर्नाटका। इंडिया ने डिसमिस कर दिया एक फेक रिपोर्ट अबाउट चाइना का जो यूज़ था माइक्रोवेव वेपन का। तो ये क्या होते हैं, माइक्रोवेव वेपन क्या होते हैं, सिंपल सी भाषा में बोलूँगा। आप लोगों ने सुपरमैन की मूवी देखी होगी, उसकी आंखों से जो लेज़र निकलती है ना, या फिर एक जो ग्रीन लैंटर्न करके जो हीरो है उसके जो ग्रीन लैंटर्न, वो वेव टाइप के वेपन्स होते हैं, उससे वेव निकलती है, ठीक है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होते हैं ये। तो इंडियन आर्मी ने बोला है कि चाइना ने किसी भी तरह के माइक्रोवेव वेपन का यूज़ नहीं किया ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, और ये सारी न्यूज़ जो है ये फेक है, बेसलेस है, ठीक है। तो अभी तक ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने माइक्रोवेव वेपन डेवलप कर लिए हैं। चाइना ने अपने एक एयर शो में 2014 में शो दिखाया था पॉली WB1, और यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐसा एक वेपन डेवलप कर लिया जिसका नाम है ADS, एक्टिव डिनायल सिस्टम। हालांकि इन माइक्रोवेव वेपन्स का अभी तक कोई यूज़ नहीं किया गया है। US ने इनको डिप्लॉय तो किया था अफगानिस्तान में, और बट अभी तक कोई यूज़ नहीं किया है इनका। इनर लाइन परमिट क्या चीज़ है, कब इंट्रोड्यूस किया गया था। 7 मेघालय की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने रिन्यू की है अपनी मूवमेंट अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ब्रिटिश एरा इनर लाइन परमिट स्टेट के अंदर एंट्री के लिए, और वो स्क्रैप करना चाहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को। ILP क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि अगर कोई भी ऐसा है जो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के स्टेट का नहीं है, नॉन नेटिव है, उसको चाहिए होता है अंडर ILP सिस्टम। अगर वो उस एरिया में बोथ द ड्यूरेशन ऑफ स्टे और जो एरियाज़ अलाउड हैं उनको एक्सेस किया जा सकता है किसी भी नॉन नेटिव के द्वारा। ये सारी चीज़ें कौन डिटरमाइन करता है, ILP, इनर लाइन परमिट। ILP को इशू करता है कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो या फिर आप इन पर्सन भी जाकर के इसे कलेक्ट कर सकते हो। इंट्रोड्यूस कब किया गया था,
ILP एक एक्सटेंशन है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 का। ब्रिटिशर्स ने कुछ रेगुलेशंस बनाए थे, इन सर्टेन डेजिग्नेटेड एरियाज़ के अंदर कुछ एंट्री उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दी थी, और ये किया गया था वहाँ क्राउन का कुछ इंटरेस्ट था सर्टेन स्टेट्स के अंदर, वो प्रिवेंट करना चाहते थे ब्रिटिश के सब्जेक्ट्स को जो कि इंडियंस थे, ताकि फ्रॉम ट्रेडिंग विद इन दीज रीजन्स, इन एरिया के अंदर वो ट्रेडिंग नहीं करना चाहते थे। 1950 में जो टर्म था ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, इसको रिप्लेस कर दिया गया था सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आज जो भी नॉन नेटिव्स होते हैं उनको परमिट चाहिए होता है, ठीक है, और ये क्यों किया गया है, ताकि कोई भी वहाँ पर नॉन नेटिव जाकर के वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो इंडिजिनियसनेस है उसको एक्सप्लॉइट ना करें। फॉरेनर्स क्या कहते हैं, मतलब ये तो हो गया इंडियंस के लिए, अगर कोई फॉरेनर वहाँ पे जाएगा तो उसका क्या होगा, ILP जो है ये सिर्फ वैलिड है डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए, यानी कि इंडियन कोई होगा वही उस एरिया में जाएगा, उनके लिए ILP है। अगर कोई फॉरेनर जाएगा, मणिपुर में जाने के लिए कोई परमिट नहीं चाहिए लेकिन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मिजोरम जाने के लिए कोई परमिट नहीं चाहिए बट रजिस्टर करना पड़ेगा, नागालैंड जाने के लिए कोई परमिट नहीं, रजिस्टर करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश में टूरिस्ट को एक PAP चाहिए होता है या फिर RAP, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। तो ये देखो एक्सेप्शन वाली चीज़ है, और सिटीजनशिप एक्ट में भी आता है ये, तो पता होना चाहिए। 5 FIRs फॉर साइबर क्राइम्स, स्टेट्स टोल्ड। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने लिखा है सभी स्टेट्स को कि वो एग्जामिन करें और रजिस्टर करें कोई भी FIR जो कि होती है, जो कंप्लेंट जो होती है वो ऑनलाइन जो नेशनल साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग पोर्टल है उसके ऊपर आती है। तो ज़रूरत क्यों है ऐसी चीज़ की, उन्होंने कहा कि सिर्फ 2.5% जो टोटल कंप्लेंट्स रजिस्टर होती हैं पोर्टल के ऊपर उनको ही FIR में कन्वर्ट किया जाता है, और जो डेटा NCRB ने कंपाइल किया है उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड साइबर क्राइम्स है वो पिछले साल के मुकाबले 63.5% इंक्रीज़ हो गए हैं। होम मिनिस्ट्री में इस चीज़ को लेकर के क्या एफर्ट की है और अवेयरनेस कैसे रेज़ कर रहे हैं। अबव मेंशन पोर्टल के बारे में मिनिस्ट्री ने एक ग्रुप बनाया था, साइबर क्राइम वॉलंटियर्स, एक अनलॉफुल कंसेंट के लिए इंटरनेट के ऊपर। अभी अनलॉफुल कंसेंट क्या होता है, इसको कैटेगराइज किया गया है एक ऐसा कंटेंट जो कंट्री की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो, कंट्री के डिफेंस के अगेंस्ट हो, कंट्री की सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो, उसके फ्रेंडली रिलेशन ऑफ फॉरेन स्टेट उसके अगेंस्ट हो। कंटेंट का अगर एम होता है पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करना, कम्युनल हार्मनी को, या फिर चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ मटेरियल कुछ होता है, वो सारा का सारा हमारा आएगा अनलॉफुल कंटेंट के अंदर। गवर्नमेंट के द्वारा बाकी भी कुछ स्टेप्स लिए गए हैं साइबर क्राइम्स की अवेयरनेस के लिए। एक स्कीम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये इस्टेब्लिश की गई है। एक नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए। ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विसेज, उनको मैंडेट किया गया है कि वो रिपोर्ट करेंगे अपने साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, CERT। इनको साइबर स्वच्छता केंद्र, एक बॉटनेट क्लीनिंग और मालवेयर एनालिसिस सेंटर है, ये लॉन्च किया गया था। यहाँ ये डिटेक्ट करता है मलिशियस प्रोग्राम्स को और फ्री टूल्स प्रोवाइड करता है ऐसे प्रोग्राम्स को रिमूव करने के लिए। फॉर्मुलेशन हुआ है क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान का, ताकि कोई भी साइबर अटैक हो या फिर साइबर टेररिज्म हो, उस सबको काउंटर किया जा सके। व्हाट मैकेनिज्म डू यू हैव अगेंस्ट फेक न्यूज़, ये सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है कि भाई आपके फेक न्यूज़ को टैकल करने के लिए आपके पास क्या मैकेनिज्म है, और अगर नहीं है तो आप प्लीज़ उसे क्रिएट कीजिए। इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं इसके अंदर, फेक न्यूज़ क्या होती है ये बहुत ज़रूरी है जानना, डेफिनेशन, क्योंकि ये कहीं पर भी आ सकता है। फेक न्यूज़ वो न्यूज़, स्टोरी या हॉक्सेस होते हैं जो डेलिबरेटली किसी को भी मिस इन्फॉर्म करने के लिए किए जाते हैं या फिर डिसीव करने के लिए रीडर को। यूजुअली जो स्टोरीज़ होती हैं ये क्रिएट की जाती हैं लोगों के व्यूज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, किसी पॉलिटिकल एजेंडा को पुश करने के लिए या कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। 3 एलिमेंट्स होते हैं फेक न्यूज़ के, मिसट्रस्ट, मिस इन्फॉर्मेशन और मैनिपुलेशन। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर जो राइज हो रहा है फेक न्यूज़ का, वो क्यों हो रहा है? इंटरनेट का बहुत वाइड स्प्रेड यूज़ है इंडिया में, सोशल मीडिया का, चेकिंग ऑथेंटिसिटी नहीं है हमारे पास, कोई कोड्स ऑफ प्रैक्टिस नहीं है सोशल मीडिया के, स्ट्रेटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन फेक न्यूज़ की जो है ऑर्गेनाइज और श्रूडली डिसेमिनेटेड टू अ टारगेट पॉपुलेशन, नॉट नेसेसरी। रिसेंट एफर्ट्स क्या हैं, ये बड़ी सही चीज़ है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च और डेवलपमेंट एक थिंक टैंक है होम मिनिस्ट्री के अंदर, उसने कुछ गाइडलाइंस पब्लिश की हुई है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए कि उनको अगर फेक न्यूज़ और वीडियोज़ आइडेंटिफाई करनी है तो वो कैसे करेंगे और क्या किया जाना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, वे फॉरवर्ड। गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि जो भी सेक्शंस है पॉपुलेशन के उनको अवेयर करें क्या रियलिटीज़ होती है इन्फॉर्मेशन की, ठीक है, और स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाना चाहिए अगर जो भी कोई फेक न्यूज़ प्रोवाइडर होता है। गवर्नमेंट को पास एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए जो डेटा को वेरीफाई करे जो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी मीडियाज़ के ऊपर। एजेंसी को टास्क दिया जाना चाहिए कि वो रियल फैक्ट्स और फिगर्स प्रेजेंट करें। सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं इनको अकाउंटेबल बनाओ अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए ताकि वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करें फेक न्यूज़ के स्प्रेड होने में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज़ को
पर्टिकुलरली जो मशीन लर्निंग होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, इन सब का फ़ायदा उठाना चाहिए, लेवरेज लेना चाहिए फेक न्यूज़ प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। केरला का एक नया 118A लॉ है। केरला गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एक ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू। ऑर्डिनेंस मैंने आप लोगों को बताया है, पार्लियामेंट या फिर असेंबली जब सेशन में नहीं होता है तो सेंटर लेवल के ऊपर प्रेसिडेंट की हेल्प से एक एक्ट को पास कर दिया जाता है टेम्प्रेरी बेसिस पे। स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट की परमिशन से एक्ट को पास कर दिया जाता है टेम्प्रेरी बेसिस पे। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। लेकिन जैसे ही सेशन में आती है असेंबली या पार्लियामेंट और विद इन 6 मंथ उनको इस ऑर्डिनेंस को प्रॉपर लॉ में कन्वर्ट करवाना पड़ता है, डिबेट के थ्रू, इश्यूज़ के थ्रू बिल को पास करवा कर। अगर ये नहीं हो पाता तो वो रिपील हो जाता है। अब ये जो नया लॉ है इन्होंने बनाया है, हु एवर मेक्स, अभी थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, ठीक है। वैसे ही टॉपिक इतना कोई है नहीं कि आपको पूरा डिटेल में याद हो, लेकिन कहीं एग्जांपल में आप बता सकते हो कि ऐसा कानून एक स्टेट के अंदर बना हुआ है, लेकिन उसको जानने के लिए क्या कानून है एग्जाम में लिखने के लिए एक बार पढ़ना पड़ेगा। कोई भी एक्सप्रेस करेगा, पब्लिश करेगा, डिसेमिनेट करेगा, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के थ्रू किसी भी तरह से थ्रेट करेगा, अब्यूज़ करेगा, ह्यूमिलिएट करेगा, डिफेम करेगा एक इंसान, एक पर्सन को, एक क्लास ऑफ पर्सन को, ये जानते हुए कि वो गलत है, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह की इंजरी करेगा उसके माइंड को, उसकी रेपुटेशन, प्रॉपर्टी को, ठीक है। सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन, एनी अदर पर्सन, ठीक है, जो किसी भी तरह की कन्विक्शन में होंगे उनको पनिश किया जाएगा, इनको जेल में डाला जाएगा, जो कि जो पीरियड हो सकता है जेल में डालने का वो 3 साल तक का हो सकता है, फाइन हो सकता है 1000 रुपीज़ तक का, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसका मतलब है एक इंसान को 3 साल की जेल होगी, फाइन हो सकता है 10,000 तक का, और सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर अगर इसको ऑफेंसिव और डेफेमेटरी कुछ लिखेगा तो। अब दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर राइटिंग और क्रिएटिंग ए पोस्ट बट दोज, मतलब ऐसा नहीं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर लिखोगे या फिर कुछ पोस्ट क्रिएट करोगे तभी, आप अगर शेयर भी करते हो, ठीक है ना, उस पोस्ट के ओपिनियन को भी, तो भी आपको सिमिलर काइंड की पनिशमेंट मिल सकती है। ऐसे लॉ की ज़रूरत है क्या? एक सिमिलर सा ही कानून पहले भी इन्होंने बनाया था केरला गवर्नमेंट ने, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2050 में रिपील कर दिया था। 2 कानून थे, सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट और सेक्शन 118D ऑफ केरला पुलिस एक्ट। उन्होंने कहा था कि इस तरह के जो कानून हैं ये थ्रेट होते हैं फ्री स्पीच के लिए। तो इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए ही केरला गवर्नमेंट ने ये नया एक्ट लेके आए हैं जो 118A वाला है, 118A लॉ जो है, क्योंकि पहले वाले जो 2 थे वो रिपील हो गए थे। उन्होंने कहा था कि बहुत सारा इनएडिक्वेट कंटेंट होता है सोशल मीडिया के ऊपर, लोग एक दूसरे को थ्रेट करते हैं और डिफेम करते रहते हैं। स्पेशली उन्होंने कहा कि वुमेन जो है उनकी सोसाइटी में और साइबर अटैक्स वगैरह जो है ये कहीं ना कहीं प्राइवेसी के लिए एक थ्रेट है, इसलिए ऐसे कानून का लेके आना ज़रूरी है। अब इस कानून को क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है? पहली बात तो ये एक अटैम्प्ट है टू स्टिफल नॉट ओनली डिसेंट बट ऑल्सो फ्रीडम ऑफ स्पीच। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि आप जो भी करना चाह रहे हो, रोकना चाह रहे हो गलत चीज़ों को, वो ठीक है, बट आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को भी सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। इट हैज़ रिजेक्टेड द सेम लीगल वाइसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ट्रैश्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन बेसिस के ऊपर पहले जो 2 लॉज को स्क्रैप किया था उसी बेसिस के ऊपर ही दोबारा से आप लेकर आ गए हो। लॉ बहुत ही अनस्पेसिफिक है, इनडिस्टिंक्ट है और इनडिस्क्रिमिनेटली मिसयूज़ किया जा सकता है इंडिविजुअल्स के द्वारा और इवन गवर्नमेंट और पुलिस के द्वारा, जो उसको यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट दोज जो सिंपली डिसएग्री करते हैं। जो केरला गवर्नमेंट है वो क्लेम कर रही है कि वो इससे साइबर क्राइम्स जो अगेंस्ट वुमेन हो रहा है उससे फाइट करेंगे, ठीक है। हालांकि इसका कोई भी मेंशन नहीं मिला है लॉ के अंदर। प्लस में ये स्पीच को रेस्ट्रिक्ट करता है बिना किसी डोमेन लिमिटेशन के, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्ट करता है हमारे आर्टिकल 19 को, ठीक है। इफेक्टिवली एक DDoS अटैक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, पुलिस फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट के ऊपर। ये पावर देता है पुलिस को कि वो सुओ मोटो केस कर सकते हैं अगेंस्ट एनी बडी। सुओ मोटो का मतलब क्या हो गया है कि अपनी मर्जी से उनको लगा कि यहाँ पर इंटरफेयर करने की ज़रूरत है तो कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट क्या है? एक अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे और मागो थिंगबू विजयनगर बॉर्डर हाईवे है, 2000 किलोमीटर लॉन्ग का है, रोड है, मैकमोहन लाइन के ऊपर, आपको पता ही होगा। ये कंपनी करता है ट्रांस अरुणाचल हाईवे को थ्रू द मिडल और अरुणाचल ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को फुट हिल्स अलोंग द असम बॉर्डर से एज अ मेजर हाईवे जो स्पैन करेगा अरुणाचल प्रदेश में, और लुक ईस्ट कनेक्टिविटी कॉन्सेप्ट को ये बहुत ज़्यादा हद तक परस्यू करता है। ये जो हाईवे है ये इंटरसेक्ट करेगा हमारा जो प्रपोज्ड ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे है अरुणाचल प्रदेश के फुट हिल्स में, फ्रॉम भैरवकुंड से लेकर जो ट्रांजेक्शन है भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ तक हाईवे जो है क्रॉस करेगा दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जिसके कारण इसमें एनवायरमेंटल इश्यूज रेज हो सकते हैं। सिंस जो ये लद्दाख के ऊपर जो स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइनीज आर्मी का, मई से अरुणाचल प्रदेश को पुश किया जा रहा है एक एम्बिशियस फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट के लिए अलोंग द इंडिया तिब्बत बॉर्डर, ताकि फास्टर मूवमेंट हो सके वहाँ पर ट्रूप्स की अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है तो। ज़रूरत क्यों है? हाईवे के कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है, टूरिज़्म बढ़ेगा उन एरियाज़ के अंदर।
हाईवेज के कारण हम लोग चाइनीज़ इनकर्जन्स को नज़र में रख सकते हैं, ठीक है। चाइना ने एक एक्सटेंसिव रोड बनाया है, रेलवे नेटवर्क बनाया है अपनी साइड में, ठीक है, जिसके कारण इंडिया को सिक्योरिटी रिस्क हो गया है। तो इंडिया को भी ज़रूरत है कि उस एरिया के अंदर अपना कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें। नेक्स्ट हमारे पास पांगड़ा विलेज के बारे में है। अब आप लोगों को डोकलाम स्टैंड ऑफ तो पता ही होगा, ठीक है। देखो इस मैप को थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। आपको नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के पास ये एक छोटा सा सेक्शन दिख रहा होगा ना, इसको बोलते हैं चिकन्स नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो इस एरिया को कट करने के लिए चाइना हमेशा कोशिश करता है कि ये जो आपको ऑरेंज कलर का सेक्शन दिख रहा है ना, भूटान वाला, और इसके पास डोकलाम प्लेटू है, यहाँ पर वो मुद्दा 2017 में हुआ इसलिए था, चाइना चाहता था किसी तरीके से यहाँ पर अगर उनकी सी सॉवरेनिटी अगर वो इस्टेब्लिश कर पाएँ तो इंडिया का जो ये चिकन नेक एरिया ना, यहाँ पर बहुत इजीली कब्जा कर पाएंगे अगर कभी वॉर लाइक सिचुएशन हुई तो। इसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया तो इंडिया का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट सेक्शन है ये हाथ से चला जाएगा, ठीक है। लैंड से चला जाएगा, एयर से फिर कैसे करेंगे वो एक अलग चीज़ है। तो एक नया बॉर्डर विलेज है जिसको चाइना ने बिल्ट किया है, पांगड़ा को। ये विलेज है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर जो कि चाइना और भूटान की है। अच्छा, भूटान ने इंडिया के साथ एक बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ठीक है। 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ था जो 72 डे का था, ठीक है। और इसी साल जुलाई के अंदर ही बीजिंग ने कहा था कि जो साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसके अंदर कुछ फंडिंग आनी थी, ठीक है। तो 58th मीटिंग हो रही थी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल की, जहाँ पर चाइना ने इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जो फंडिंग थी उसको अपोज किया था। चाइना बोल रहा था कि ये जो सेंचुरी है हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री का पार्ट है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। डोकलाम में क्या हुआ था मैंने आपको बता दिया था। रो ओवर JNK नेट बैन एट हाउस पैनल मीट नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये नेट बैन जो है अब जब तक ये इंटरनेट का बैन खुलेगा नहीं ना, तब तक इस टॉपिक को अब मत पढ़ो, इसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली हैगी। रीज़न बीइंग, जब तक आपका एग्जाम होगा ना प्रीलिम्स 2021, उससे पहले कोई ना कोई न्यूज़ पक्का आ जाएगी इस पर अपडेटेड। उसके बाद जब भी किसी मैगजीन में आ रहा है इसको स्किप करते चलो। RBI के डेटा लोकलाइजेशन के नॉर्म्स में ये थोड़ा सा पढ़ने का है। NPCI आपको पता होगा, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अलाउ कर दिया है फेसबुक के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को कि वो पेमेंट सर्विस इंडिया में ग्रेडेड मैनर में स्टार्ट कर सके। ग्रेडेड मैंने ऊपर बताया था, ग्रेडेड मतलब पहले थोड़ा से लेवल पे करो, फिर और इंक्रीज लेवल पे और इंक्रीज लेवल पे। की पॉइंट्स ये हैं, NPCI ने अपना नोड मतलब हामी दे दी है व्हाट्सएप को कि अपनी पेमेंट सर्विसेज ऑफर कर सकते हो वाया UPI। पहले भी UPI को यूज़ करके व्हाट्सएप कर रहा था, लेकिन वो एक पायलट प्रोजेक्ट की तरीके से कर रहा था। अब व्हाट्सएप यूज़र क्या करेंगे, अपने UPI बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे ताकि वो व्हाट्सएप की ऐप से ही पेमेंट कर सके। और इसी चीज़ को लेकर के जियो मार्ट अपना जियो मार्ट लॉन्च कर रहा है, जहाँ पर आप व्हाट्सएप पेमेंट से पेमेंट करोगे। जो एक्चुअल में डील हुई थी ना, उसका यही बेनिफिट था, व्हाट्सएप से पेमेंट होगी, जियो मार्ट के ऊपर पेमेंट हो जाएगी, दोनों कंपनीज़ को बेनिफिट। UPI क्या है, इमीडिएट रियल टाइम पेमेंट सर्विस है, डेवलप किया NPCI ने, 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, एक पायलट प्रोजेक्ट था, रेगुलेट करता है RBI। डेटा लोकलाइजेशन के नॉर्म्स क्या हैं, हालांकि कोई बार नहीं है, ठीक है, या फिर कि किस तरीके से पेमेंट ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग होगी आउटसाइड इंडिया। जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, ठीक, इनको इंश्योर करना होगा जो डेटा है इंडिया का वो प्रोसेसिंग के बाद इंडिया में ही स्टोर हो, ठीक है। इन केस जो प्रोसेसिंग होती है वो अब्रॉड होती है, वो डेटा उसको डिलीट किया जाना चाहिए उस सिस्टम से अब्रॉड, और उसको वापस लेके आना चाहिए इंडिया में, नॉट लेटर देन 1 बिजनेस डे और 24 आवर्स आफ्टर पेमेंट प्रोसेसिंग। पेमेंट प्रोसेसिंग होने के 24 घंटे के अंदर अंदर वो डेटा जो है वो इंडिया में वापस आ जाना चाहिए और इंडिया में स्टोर होना चाहिए। इसको बोलते हैं डेटा लोकलाइजेशन। इसके नॉर्म्स मतलब रूल्स सेट किए हैं RBI ने। जो डेटा स्टोर्ड होगा इंडिया में, इसको एक्सेस किया जाएगा कस्टमर के डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए जब भी रिक्वायरमेंट होगी। पेमेंट सिस्टम डेटा को शेयर कर सकते हैं ओवरसीज़ रेगुलेटर के साथ अगर रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन उससे वहाँ अगर शेयर करना है तो RBI से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ बैंक्स, स्पेशली जो फॉरेन बैंक्स हैं, उनको परमिशन दी गई है कि वो स्टोर कर सकते हैं बैंकिंग डेटा को अब्रॉड एंड मे कंटिन्यू टू डू सो। हाउएवर जब डोमेस्टिक पेमेंट ट्रांजैक्शन की बात की जाएगी तो वो डेटा जो है वो सिर्फ इंडिया में ही स्टोर किया जाएगा। जो डेटा स्टोर होगा इंडिया के अंदर उसमें क्या कुछ इंक्लूड होना चाहिए, एंड टू एंड ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पेमेंट या फिर सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन जो भी कलेक्ट की गई है प्रोसेस्ड एज अ पार्ट ऑफ पेमेंट। इन्फॉर्मेशन होगी कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, पैन नंबर। पेमेंट सेंसिटिव डेटा जैसे कि कस्टमर और बेनिफिशियरी के अकाउंट डिटेल्स, पेमेंट क्रेडेंशियल जैसे कि OTP, पिन, पासवर्ड, ये सब के सब जो होंगे ये डेटा के स्टोर किए जाने चाहिए। इन गाइडलाइंस को लेकर के क्या नीड है, पेमेंट सिस्टम इंडिया में बहुत रैपिड एडवांसमेंट्स के साथ बढ़ रहे हैं एज पार्ट ऑफ इनोवेशन, ई-कॉमर्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ नाम है। इट इज़ ओनली नेचुरल टू इंश्योर कि कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए, कुछ प्रिस्क्रिप्शंस होनी चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए ताकि कस्टमर के जो इंटरेस्ट हैं, यूज़र के, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट हैं, उन सबको सेफगार्ड किया जा सके। ब्रिक्स की काउंटर टेरर स्ट्रेटजी क्या है, ब्रिक्स ने अनवील की एक काउंटर
टेररिज्म स्ट्रेटजी जो स्ट्रेंथन करेगी बायलेटरल और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन अमंग अपने मेंबर कंट्रीज़ में, ताकि इफेक्टिवली कॉम्बैट कर सकें हम थ्रेट को। ब्रिक्स आपको पता होगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जो नई स्ट्रेटजी है ये एडॉप्ट हुई थी जो ब्लॉक का एनुअल समिट हुआ था एक वर्चुअल फॉर्मेट में, क्योंकि पैंडमिक चल रहा था इसलिए वर्चुअल हुआ था। स्ट्रेटजी का ओवरव्यू क्या है, इनका एम होगा प्रैक्टिकल कोऑपरेशन को इम्प्रूव करना, सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को लेकर के जो भी मेंबर नेशंस हैं उनके प्रिवेंट करेंगे, कॉम्बैट करेंगे टेररिज्म को, ठीक है, टाइमली इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। फोकस होगा कि जो भी फैसिलिटेशन होगी टेररिस्ट ग्रुप्स की उन सबको सरपास करना, जो भी एंटिटीज़ हैं, एसोसिएटेड पर्सनस हैं, ठीक है, बाय नॉट मेकिंग अवेलेबल फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू देम, किसी भी तरीके से उन लोगों के पास फाइनेंशियल और मटेरियल रिसोर्सेज नहीं जाने चाहिए। ब्रिक्स रिजॉल्व करेगा एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स को, ठीक है, जो कि टेररिज्म के लिए बहुत कंड्यूसिव हैं, और उन्होंने वाव किया है। वाव करने का मतलब है एक छोटा सा एक प्रॉमिस किया है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी कुछ स्टेप्स ये लोग स्टेप्स उठाएंगे विच आर नॉट यूज फॉर रिक्रूटमेंट एंड रेडिकलाइजेशन बाय टेरर ग्रुप्स, ताकि टेरर ग्रुप्स इनको रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए यूज़ ना करें। ब्रिक्स के अंदर जो हाई रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सिक्योरिटी के, उन सबको इंटरेस्ट किया जाएगा कि वो रिव्यू करें इन सारी स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन वगैरह। दैट्स इट। सिग्निफिकेंस वही सब सेम है। आर्मी एविएशन कॉप्स के ये थोड़ा ज़रूरी है। उन्होंने अपना 35th कॉप्स डे बनाया था 1 नवंबर को। यंगेस्ट कॉप्स होते हैं इंडियन आर्मी के, ठीक है। एक सेपरेट फॉर्मेशन हुआ था इनका नवंबर 1, 1986 में। कॉम्पोजिशन की बात करें तो AEC के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं वो मेन होते हैं फ्रॉम ऑल द आर्म्स ऑफ आर्मी। उसमें सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं आर्टिलरी के भी। रोल एंड फंक्शन, मेन रोल जो प्ले करता है ASC चॉपर्स, वो होते हैं रिकॉनेसेंस वगैरह, ऑब्जर्वेशन, कैजुअलिटी, इवैक्यूएशन, लोड वगैरह ड्रॉप करना, कॉम्बैट, रिसर्च, रेस्क्यू। HADR होता है ह्यूमन एड एंड डिजास्टर रिलीफ के ऑपरेशंस पीस टाइम्स में, ये सब भी उनके हेलीकॉप्टर्स करते हैं। कुछ सिनेरियोज़ में आर्मी के हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो एयरबोर्न कमांड पोस्ट की तरह भी डील करते हैं, अगर ग्राउंड के ऊपर जो कमांड पोस्ट होती है उसको रिप्लेस करना होता है तो। AAC में करंटली चेतक, चीता, लेंसर, ALH, ध्रुव, ALH वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड, और जिसको रुद्र भी बोलते हैं, ये सारे के सारे उसके फ्लीट का पार्ट हैं। तो चलो GS3 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। फैक्ट फॉर फिल्म्स के बारे में बात करते हैं। पहला है जुथाचन पुरस्कारम, 1993 में स्टार्ट हुआ था। हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है केरला गवर्नमेंट का, केरला साहित्य अकेडमी के द्वारा दिया जाता है, और इसको नेम किया जाता है थुनछाथु जुथाचन। ये फादर थे मलयालम लैंग्वेज के, और इसमें कैश प्राइज़ मिलता है 5 लाख का, और एक साइटेशन होता है। राइटर हैं पॉल ज़कैरिया, उनको सेलेक्ट किया गया है 28th जुथाचन पुरस्कारम के लिए। प्लेसेस इन न्यूज़ के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, असम में है, 1908 में स्टार्ट हुआ था। रिकमेंडेशन थी मैरी कर्जन की। जो पार्क है ये ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में है, गोलाघाट और नगांव डिस्ट्रिक्ट में। 2/3 जो वर्ल्ड की ग्रेट 1 हॉर्न राइनोसर्स हैं वो यहाँ पर हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एवीफॉनल स्पीशीज़। जो सबसे ज़्यादा फोकस में रहते हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स के यहाँ पर वो हैं बिग 4 स्पीशीज़, राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बफेलो। 4 मेन रिवर्स हैं, ब्रह्मपुत्रा, दिप्लू, मोरा दिप्लू और मोरा धनसरी। 16 साइक क्या है, एक एस्ट्रॉयड है जो ऑर्बिट करता है मार्स और जुपिटर के बीच में। इसकी वैल्यू को अगर कंटेन करें तो कुछ बहुत ज़्यादा निकाली गई। इसकी वैल्यू एस्टिमेट किया जा रहा है कि 10,000 क्वाड्रिलियन, जो कि अर्थ की ओवरऑल इकोनॉमी से भी बहुत ज़्यादा है। और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट से 370 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। पहली बार 1853 में डिस्कवर किया गया था। तब इसको जो नेमिंग दी गई थी वो ग्रीक गॉडेस पे दी गई थी, जो ऑफ द सोल साइक के ऊपर। इमेजेस हैं नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप से, वो दिखाते हैं कि जो सरफेस है इसमें मोस्टली कंप्राइज होंगे आयरन और निकल, जो कि अर्थ के कोर में ही हैं। केवाडिया टूरिज्म सर्किट, मोदी जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किए हैं 17 टूरिज्म प्रोजेक्ट्स अराउंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसको बोलेंगे केवाडिया टूरिज्म सर्किट। केवड़िया एक विलेज है ट्राइबल नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पर सरदार सरोवर डैम का रिजर्वेयर भी है नर्मदा रिवर के ऊपर। केवड़िया सर्किट के अंदर 35 टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जिसमें वैली ऑफ फ्लावर्स, विश्व वन, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन भी है। वैभव समिट एक वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट है, ग्लोबल वर्चुअल समिट है फॉर ओवरसीज और रेजिडेंट इंडियन रिसर्चर्स और एकेडमिशियंस के लिए।
जो डेलिब्रेशंस हैं वो स्टार्ट हुए हैं 3 अक्टूबर को और कंक्लूड हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर 31 अक्टूबर 2020 को। डिस्कशंस में बेसिक उन्होंने डिस्कशन किया था क्वांटम टेक्नोलॉजी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल डेटा साइंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ पे। मानसर लेक प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर में रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ था। यहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं हर साल और एम्प्लॉयमेंट जो है फॉर 1.15 करोड़ मैन डेज, इसमें इनकम जनरेशन होती है तकरीबन 800 करोड़ पर ईयर। मानसर लेक जो है जम्मू से 62 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। सुरिनसार मानसर लेक डेजिग्नेटेड है रामसर कन्वेंशन के 2005 नवंबर में ही कन्वेंशन में ऐड हो गए थे। सैटेलाइट्स डिटेक्ट करेंगी ड्रग कल्टीवेशन उड़ीसा में। अब ये ऐसा जो क्वेश्चन है ना इसमें आते हैं साइंस एंड टेक में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या सैटेलाइट्स ड्रग का जो कल्टीवेशन है वो भी डिटेक्ट कर सकती है। तो उड़ीसा की जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हैं उन्होंने प्रपोज किया है कि वो हेल्प करेंगे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को इलिसिट हेम्प यानी कि एक वैरायटी होती है कैनबिस की, उसकी कल्टीवेशन को चेक करने में यूजिंग रिमोट सेंसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज। अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग अ मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन सभी फील्ड लेवल ऑफिशियल्स के लिए OSAC ने प्रपोज किया है एक मैकेनिज़्म बनाएंगे फॉर सिटीजन्स की रिपोर्टिंग के लिए, जहाँ पर लोग इमेजेस ले सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं और किसी भी तरीके का इलीगल कल्टीवेशन होगी उसको एप्लीकेशन के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हैं। उड़ीसा इंडिया के अंदर वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स है कैनबिस के प्रोडक्शन का। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने इंटेंसिफाई कर दी अपनी रेट्स वगैरह, तो फिर भी बहुत डिफ़िकल्ट है वहाँ पर इस तरह की कल्टीवेशन को रियल टाइम बेसिस के ऊपर डिटेक्ट कर पाना। केरला का जो PSC है जो पब्लिक स्टेट कमीशन है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया 10% कोटा देंगे पुअर के लिए जनरल कैटेगरी में। KPSC ने इम्प्लीमेंट किया 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। 23 अक्टूबर को स्टेट कैबिनेट ने इसके लिए नोट दे दिया था, नोट मतलब हामी भर दी थी। प्लस सेंटर का जो डिसीजन है कि 20% रिजर्वेशन देंगे जो कि 103rd अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी लाइन पर है। ये अफेक्ट करेगा 50% रिजर्वेशन जो प्रोवाइड किया रहता है हमारे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और OBC को, मतलब जो 50% दिया जाता है उसके अलावा है, ये उसको अफेक्ट नहीं करेगा, ये उसके अलावा है। ट्रेवेनकोर टॉर्टॉइज एक लार्ज फॉरेस्ट टॉर्टॉइज है जो कि ग्रो कर सकता है 330 मिलीमीटर तक लेंथ में। इसका स्टेटस IUCN में वल्नरेबल है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 4 में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वेस्टर्न घाट पे मिलेगा, इंडियन स्टेट्स केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में मिलेगा। मिशन सागर 2 एज पार्ट ऑफ मिशन सागर 2 इंडियन नेवल शिप एरावत है, ये फूड डिलीवर करेगा सूडान, साउथ सूडान, जिबूती और एट्रिया में। मिशन सागर 2 फॉलो करता है मिशन सागर को जो कि हुआ था मई-जून 2020 में, जहाँ पर इंडिया मालदीव्स, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस यहाँ पर सब पर पेंडेमिक के दौरान फूड और मेडिसिन प्रोवाइड किया था। महारानी जिंदन कौर ये यंगेस्ट वाइफ थी महाराज रंजीत सिंह की, प्लस में ये महाराजा दुलीप सिंह की मदर भी थी जो लास्ट रूलर थे इस एम्पायर के, जिनको ब्रिटिशर्स ने रेज़ किया था। एक बहुत ही स्पिरिटेड रेजिस्टेंस दिया था इन्होंने, जिस तरीके से ब्रिटिशर पंजाब में इंक्रोचमेंट कर रहे थे, लेकिन इवेंचुअली इनको सरेंडर करने को फोर्स कर दिया गया था। जो अभी न्यूज़ आई है ऑक्शनिंग की, कुछ इनके ज्वेलरी हैं बोनहैम्स इस्लामिक और इंडियन आर्ट सेल के लंदन में, इसी वीक उनकी ऑक्शनिंग की न्यूज़ आई थी। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल प्रधानमंत्री चेयर करेंगे, 5 नवंबर को कर चुके हैं। इसको ऑर्गेनाइज़ किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा। एक बहुत ही एक्सक्लूसिव डायलॉग है जो भी लीडिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडियन बिजनेस लीडर्स होते हैं और जो हाईएस्ट डिसीजन मेकर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स के। नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज, इसको लॉन्च किया है हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। एक चैलेंज है सिटीज़ के लिए कि वो डेवलप करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ इनिशिएटिव्स वहाँ के यंग चिल्ड्रन, केयर गिवर और फैमिलीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। 100 स्मार्ट सिटीज़ के लिए ओपन है, सिटीज़ जहाँ पर पॉपुलेशन 5 लाख से ज़्यादा है, स्टेट यूनियन टेरेटरी कैपिटल्स में। लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है, कैबिनेट कमेटी जो है इकोनॉमिक अफेयर्स की, उन्होंने अप्रूव कर दिया है फंडिंग के लिए 1810 करोड़ की फंडिंग। एक 210 मेगावाट का लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है सतलुज रिवर के ऊपर हिमाचल प्रदेश में। ये जो प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कुछ इंपॉर्टेंट बटरफ्लाई के स्पीशीज़ हैं, ठीक है, ये रिसेंटली, अब इसके बारे में आपको कुछ बता नहीं सकता, इनके नाम हैं और इनके बारे में एक एक पॉइंट है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक आर्टिकल के अंदर आप लोगों को ये जो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स थे वो मैंने ऐसे आपको बोला था ये तो याद करने पड़ते हैं, इसमें कुछ भी पढ़ के बताने का होता नहीं है। नाम है और उसके एक एक लाइनें हैं, ये तो आपको खुद ही डायरेक्ट याद करनी पड़ेंगी।
डेटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स में। एक फ्रेमवर्क है जो इवेल्यूएट करेगा सिटीज़ के अंदर डेटा इकोसिस्टम को। ये सपोर्ट करेगा सिटीज़ को एक कल्चर ऑफ डेटा क्रिएट करने में अंडर डेटा स्मार्ट सिटीज़, जो कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन का ही एक इनिशिएटिव है। कोर ऑब्जेक्टिव इस फ्रेमवर्क का है कि जो सिटीज़ हैं वो अपने खुद की डेटा की मैच्योरिटी को असेस करें विद रिस्पेक्ट टू जो भी स्टैंडर्डाइज डेटा फ्रेमवर्क है, उसमें पॉलिसीज़, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, डेटा मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट वगैरह सब सिटी लेवल पर हो। लेशमानिया दोनोवनी CSIR CDRI साइंटिस्ट, उन्होंने एक अवार्ड जीता था अपने वर्क के लिए फॉर द सर्वाइवल टैक्टिक्स ऑफ लेशमानिया दोनोवनी। लेशमानिया दोनोवनी एक प्रोटोजोन पैरासाइट है जो इन्फेक्ट करता है माइक्रोफेजेस को और इसी के कारण काला अजहर होता है। ये इन्फेक्ट करता है मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम को, जिसकी जो इंक्लूडिंग जो स्प्लीन होता है, लीवर होता है, बोन मैरो होता है। बांग्लादेश में एक ट्रांसजेंडर्स के लिए एक मदरसा ओपन हुआ है, पहला इस्लामिक स्कूल है ट्रांसजेंडर मुस्लिम के लिए, और फर्स्ट स्टेप्स है हाउ दे वांट टू इंटीग्रेट द डिस्क्रिमिनेटेड माइनॉरिटी को सोसाइटी में कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सेकंड नेशनल अवार्ड्स नवंबर में होंगे। इस अवार्ड के बारे में बात करें तो ये दिए जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ये जो अवार्ड दिए जाते हैं ये कुछ कैटेगरीज में मिलते हैं, जैसे कि बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट स्कूल, बेस्ट न्यूज़पेपर, बेस्ट NGO, बेस्ट इंडस्ट्री, और इन्हीं की सब कैटेगरीज भी होती हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, टॉप 2% साइंटिस्ट के बारे में कुछ बताया गया है क्या है वो। रिसेंटली एक लिस्ट बनाई थी जहाँ पर जो रिप्रेजेंट करती है टॉप 2% मोस्ट साइटेड साइंटिस्ट इन वेरियस डिसिप्लिन्स। इस एग्जॉस्टिव लिस्ट में उन्होंने 1,59,683 पर्सन्स को इंक्लूड किया है। उसमें से 1,492 साइंटिस्ट जो हैं इंडियंस हैं, जिसमें मेजॉरिटी जो हैं IITians, IISc से हैं और बाकी टॉप इंस्टीट्यूट से हैं। कुछ फील्ड्स जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, फिजिक्स, मटेरियल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, प्लांट बायोलॉजी, एनर्जी एक्सेट्रा। 2 इंडियंस हैं इन द फील्ड ऑफ इनऑर्गेनिक और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये टॉप रैंक में हैं। प्रोफेसर गौतम देसीराजू रैंक 2 और CNR राव रैंक 3। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI ने 2018 में लॉन्च किया था। इसका एम है फाइनेंशियल सपोर्ट देना उन लोगों को जो अपनी जॉब को लॉस कर चुके हैं या फिर कोई और रीज़न हो सकता है उनका एम्प्लॉयमेंट पैटर्न चेंज होने के कारण। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि मतलब इस स्कीम के अंदर जो भी रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये रिलैक्स कर दिया गया था 1 अगस्त में इस साल। पेमेंट ऑफ रिलीफ जो है उसको थोड़ा सा एनहेंस कर दिया था, 50% ऑफ एवरेज ऑफ वेजेस, पहले अर्लियर था 25% एवरेज ऑफ वेजेस अप टू 90 डेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंस्टेड ऑफ द रिलीफ बिकमिंग पेएबल 90 डेज आफ्टर अनएम्प्लॉयमेंट, इट शैल बिकम ड्यू आफ्टर 30 डेज, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के 90 डेज बाद मिलने की जगह अब वो 30 दिन बाद मिलेगा। जो इंश्योर्ड पर्सनस होंगे वो इंश्योरेबल होंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर 2 years बिफोर हिज और अनएम्प्लॉयमेंट और शुड हैव contributed for not less than 78 days in the contribution period, not necessary to know। ये वाला पॉइंट पूछेंगे, ऊपर का पूछ लेंगे कितना चेंज किया है बेसिकली। इंडियन मोबाइल कांग्रेस क्या है? 4th एडिशन हुआ था इंडियन मोबाइल कांग्रेस का, रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था, वर्चुअली हुआ था क्योंकि पैंडमिक चल रहा है। थीम थी इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट सिक्योर और सस्टेनेबल। ऐसे टॉपिक के ऊपर ना पूरा का पूरा ऐसे आ जाता है। IMC ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था इसको बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। IMC जो है लार्जेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है एशिया का, और इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, एकेडमिया, बाकी इकोसिस्टम प्लेयर्स होते हैं, वो सब यहाँ पर लेटेस्ट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, IoT हो सकता है। सैफरन बाउल जो कि कश्मीर को बोलते हैं, मे सून एक्सपैंड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो एरिया है रीजन जहाँ पर केसर की खेती होती है थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्सपैंड हो रहा है। Plants from the seeds transported from Kashmir to Sikkim and acclimatized there are now flowering in Yangyang in the southern part of north east state। कुछ सीड्स लिए गए थे कश्मीर से लेकर सिक्किम की तरफ, वो अब ग्रो हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच नेक्टर, उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट लिया था कि क्या फिजिबिलिटी हो सकती है सैफरन को कंट्री के नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर ग्रो करते हैं तो। बैकग्राउंड की बात करें, पैम्पोर रीजन है इंडिया में जिसको कॉमनली बोलते हैं सैफरन बॉल ऑफ कश्मीर। मेन कंट्रीब्यूटर है सैफरन प्रोडक्शन का, जिसके बाद श्रीनगर में बुडगाम है और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, ये सब। मिंक्स के बारे में, मिंक्स जो है डार्क कलर्ड कार्निवरस मैमल्स होते हैं फ्रॉम मुस्टलडे फैमिली, जो कि वीजल्स, ऑटर्स और फेरेट्स होते हैं। मोर देन 50 मिलियन मिंक अ ईयर और ब्रेड
इनके फ़र मेनली जो फ़र होता है इनका उसको यूज़ किया जाता है बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए, चाइना, डेनमार्क, नीदरलैंड्स और पोलैंड में। मिंक का जो ऑयल होता है उसको मेडिकल प्रोडक्ट्स के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए यूज़ करते हैं, प्लस में वाटरप्रूफ लेदर वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए भी करते हैं। 2 एक्सटेंक्ट स्पीशीज़ हैं जिनको हम मिंक बोलते हैं, अमेरिकन मिंक और यूरोपियन मिंक। यूरोपियन मिंक को लिस्ट किया गया IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्योंकि ऑनगोइंग रिडक्शन हो रहा है इनके नंबर्स में। डेनमार्क ने रिकॉर्ड किए ओवर 200 ह्यूमन केसेस जो इन्फेक्ट हुए हैं SARS-CoV-2 से वेरिएंट से। ये एसोसिएटेड है उनके फार्म्ड मिंक्स के कारण। तो मिंक जो है लाइक अपने दूसरे क्लोज रिलेटिव्स की तरह, फेरेट्स की तरह, ये बहुत ससेप्टेबल होता है कोरोना वायरस को। ह्यूमंस की तरह ही इनमें भी कोविड-19 के सिम्टम्स देखने मिले थे। तो नो साइन ऑफ इलनेस एट ऑल। अब इनकी कलिंग हो चुकी है। कलिंग बोलते हैं लार्ज अमाउंट के अंदर एनिमल को किल कर देना ताकि उनके अंदर से कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। तो बहुत लार्ज अमाउंट में मिंक्स को मार दिया गया है डेनमार्क में। इसमें अपडेटेड न्यूज़ ये भी थी मिंक वाली में कि वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ इश्यूज़ बताए साइंटिस्ट ने कि आप इनको मारने के बाद क्या करेंगे, ज़मीन में दबा देते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये जो डिकम्पोज होने के बाद चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ग्राउंड वाटर को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं ये। इंडिया मालदीव्स ने एक MOU साइन किया अपने टाइज को बूस्टअप करने के लिए। इसमें $100 मिलियन का इंडियन ग्रांट है फॉर एम्बिशियस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये पार्ट है इंडिया के 500 मिलियन पैकेज का, जो कि ग्रेटर मेल नहीं है, ये माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए है। माले मालदीव्स की कैपिटल है। 2 MOU साइन किए थे उन्होंने हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। एक चौथा MOU साइन किया गया था स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर के कोऑपरेशन में। 13th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेशन। एनुअल अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एक्सपो एक फ्लैगशिप इवेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2006 के टाइम पे। एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर जो डेलीगेट्स होते हैं और जो बाकी प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, ये सब सोसाइटी मतलब अर्बन ट्रांसपोर्ट को लेकर के बहुत डिस्कशंस करते हैं। इस बार की थीम थी इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। सच में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इसको पढ़ने में, बहुत बोरिंग से टॉपिक्स हैं और इतना समय हम इसके ऊपर लगाएंगे ना पढ़ने में, कुछ मिलेगा नहीं हमको इनमें ख़ास ऐसा। इससे बेटर है कि आप कितने टॉपिक्स आई थिंक 75 के आसपास हैं। ट्रिस्टन डा कुना, नेशनल मॉनसून मिशन। मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी फैक्ट फॉर प्रीलिम्स की, बट ना मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला, ना मुझे खुद उनको पढ़ा के लगा कि इसमें से कुछ आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। इसलिए मेरा सच में पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है इसको। अब मुझे लगता है इसको बीच में बंद कर देना चाहिए। इतना इंटरेस्टिंग है नहीं एक्चुअली ये, इसमें कंटेंट भी इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं यहीं पर। एंड आप लोग जो मेन न्यूज़ है ना उस पर ज़्यादा फोकस करो, उसको करोगे तो ये वाली चीज़ें वैसे ही कवर हो जाएंगी। इनमें आने के चांसेस बहुत कम है, मतलब 15-20 हज़ार ऐसे पढ़ोगे आप न्यूज़ तो कोई इक्की दुक्की आपसे टकराएगी। इसलिए इन पर समय बेस्ट करने को कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है इनका इतना। ठीक है, इसको बंद करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग अभी विजन करेंगे।